सरकार का रास्ता बिल्कुल साफ हो पाए। और अब आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं इस वक्त में, और वो जो हमारी चर्चा है वो एसआईआर पर ममता बनर्जी का जो कॉस्ट्यूम है, जिसके बारे में सुकांतो मजूमदार भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। एसआईआर पर ममता बनर्जी का काला शॉल, यानी वो जो उन्होंने कॉस्ट्यूम लिया है और जो रुख अपनाया है, लेकिन बंगाल से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक चल क्या रहा है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर लगातार राजनीतिक घमासान चल रहा है। अपने 3 दिनों के दौरे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कभी दिल्ली पुलिस तो कभी चुनाव आयोग को खरी खरी सुनाई और भरपूर फुटेज लेने की कोशिश भी की है। लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में खुद अपने केस का जिक्र करके उन्होंने एक समुदाय को लेकर अपना राजनीतिक एजेंडा वोटर्स के सामने रख दिया है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची बनाना चुनाव आयोग की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन ममता बनर्जी की शिकायत यह है कि केंद्रीय ऑब्जर्वर्स वहां क्यों गए हैं। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि मैं इसी राज्य से हूं, मैं इसके बारे में विस्तार से बता सकती हूं। तो इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार भी केस लड़ ही रही है। कपिल सिब्बल, गोपाल जैसे लीगल लोग बहस कर ही रहे हैं। सीजेआई ने कहा हम चुनाव आयोग को अपना जवाब देने के लिए सोमवार तक का समय दे रहे हैं। दरअसल संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट और सड़क तक ममता बनर्जी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को निशाना बनाकर क्या साबित करना चाह रही हैं, ये बात तो जगजाहिर है। अब तो वो सीधे मुख्य चुनाव आयोग पर भी महाभियोग लाने की धमकी दे रही हैं। सोमवार को दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की उन्होंने। 15 सदस्यीय टीम के साथ उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी भी थे। लेकिन आयोग के दफ्तर से बाहर निकलकर उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोपों की झड़ी सी लगा दी। यही आरोप राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी दल बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर लगा रहे थे। लेकिन 65 लाख मतदाताओं के नाम काटने के दावे को बिहार में कभी भी साबित नहीं कर पाए। ममता बनर्जी इसे बंगाली अस्मिता से जोड़कर बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहती हैं। अब खबर यह भी है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने ममता बनर्जी की टीम को बताया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं और विधायकों ने पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के कार्यालयों और इमारतों में कई बार तोड़फोड़ की है। उन्होंने ममता बनर्जी को याद दिलाया कि एसआईआर प्रक्रिया में लगे अधिकारियों पर किसी भी तरह का दबाव, बाधा या फिर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उधर पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 2216 किलोमीटर है, जिसमें मेघालय, त्रिपुरा और असम सहित अन्य राज्य भी शामिल हैं। इनमें से लगभग 1600 किलोमीटर सीमा केवल पश्चिम बंगाल से लगी हुई है। और ये अत्यंत ही गंभीर और चिंताजनक तथ्य है कि अन्य सभी सीमावर्ती राज्यों में सीमा फेंसिंग और सुरक्षा का कार्य लगभग 100% पूर्ण हो चुका है, जबकि पश्चिम बंगाल में यह कार्य आज तक लंबित है। यह आशंका गहराती जा रही है कि यह जानबूझकर की जा रही है और इस देरी की वजह से अवैध घुसपैठिए और रोहिंग्या घुसपैठियों को संरक्षण देने के उद्देश्य से ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, जिसके तहत उन लोगों को यहां लाया जा रहा है, आने दिया बता नहीं पाए थे। बहरहाल इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो पश्चिम बंगाल की राजनीति, वहां एसआईआर को लेकर जो कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि ममता बनर्जी दिल्ली में ही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेता दिलीप घोष ने कहा कि ये सब कुछ दरअसल ममता बनर्जी का ड्रामा है। पूरा मीटिंग हो गया 1.5 घंटा का, सारी बातचीत हो गई चुनाव कमीशन का, उसके बाद बाहर आके नाटक करने क्या है, काला कपड़ा लेके गए तैयारी करके पूरा ड्रामा करेंगे, क्योंकि ड्रामा करके आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। बिहार उसका उदाहरण है। और काला कपड़ा तो अप्रैल के बाद ही पहनना है, अभी क्यों पहन रहे हो, शोक मनाना पड़ेगा उसमें। वहीं टीएमसी के नेता कुणाल घोष का कहना है कि आने वाले चुनाव में इन सब चीजों का जनता ही अब जवाब देगी। तो पब्लिक का साथ तो शुभेंदु अधिकारी और भाजपा का कोई लिंक नहीं है, आउट ऑफ टच। इसीलिए इसका जो जवाब है ना वो इलेक्शन कमीशन दिखाएगा। हम वोटर्स जो सिटीजन्स है, बंगाल का जनता है, वो रिप्लाई देगा इलेक्शन में। इन सब के बीच सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपना बयान दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच 60 गांठ है। दरअसल ये
फॉर्म 7 जानबूझ करके किसी लखनऊ, दिल्ली, कहीं ऐसा इनका एक सेंटर बना है, कमांड सेंटर, जहां से फॉर्म भर करके जा रहे हैं, बस्ती की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और वोट कटवाए जा रहे हैं। तो अगर हम आपत्ति उठाते तो इलेक्शन कमीशन कोई जवाब ही नहीं दे रहा, किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा। लगता तो ये कि साठगांठ इतनी पक्की है कि भविष्य में हो सकता है इलेक्शन कमीशन में भी बिल्डिंग पे उनके भारतीय जनता पार्टी का झंडा लग जाए। अखिलेश यादव अपनी तरफ से जो है आरोप लगा रहे हैं और लगाते ही रहते हैं अखिलेश यादव, लेकिन बात पश्चिम बंगाल की है और सुप्रीम कोर्ट से आज ये मामला जाकर जुड़ता है क्योंकि ममता बनर्जी खुद वहां पर अपनी पैरवी करने गई थी। विकास सारथी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले विकास सारथी के पास में चलता हूं। विकास, जरा ये बताइए कि आज ममता बनर्जी ने खुद अपने केस की पैरवी की, क्या कुछ ममता बनर्जी ने वहां कहा और जवाब में इस सुनवाई में जज ने और खासतौर पर मुख्य न्यायाधीश ने, प्रधान न्यायाधीश ने क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, देखिए सुबह 10:30 बजे से ही ममता बनर्जी कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस की बेंच जहां बैठती है वहां मौजूद थी और हालांकि उन्होंने जो अपनी दलील रखी थी वो बहुत कम समय का पूरा वाकया रहा, यानी उन्होंने करीब 15 मिनट जो भी बातें रखनी थी अपनी रखी। मुख्यतः उन्होंने ये बात कही कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं। उनका ये दावा था कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये बात भी कही कि हमने 6 चिट्ठियां लिखी इलेक्शन कमीशन को एसआईआर की प्रक्रिया में जो भी उनकी तरफ से जो गड़बड़ी जिसको कहा जा रहा है उसको लेकर के, लेकिन चुनाव आयोग ने उनको मुख्यमंत्री के तौर पर रिप्लाई करना भी मुनासिब नहीं समझा और उन्होंने कहा कि हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला है और इसीलिए आज हम सुप्रीम कोर्ट मुझे बतौर चीफ मिनिस्टर खुद आना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मालूम है क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की अध्यक्ष हूं और मुख्यमंत्री हूं एक बड़े सूबे की, तो मुझे पता है कि इस तरह की प्रक्रिया में क्या दिक्कतें आती हैं और क्या इसको दूर करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल। चीफ चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी तरफ से वरिष्ठ वकील भी समय पर पेश होते रहे हैं और उनको सुन के ही हमने दिसंबर में कुछ डायरेक्शंस भी दिए थे, इसलिए ये नहीं जाना चाहिए कि मौका यहां पर नहीं दिया जा रहा है किसी को अपनी बात रखने का। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आप छोटी मोटी दिक्कत, जैसे मान लीजिए उनको सबसे बड़ा उदाहरण ममता बनर्जी ने दिया कि अगर किसी लड़की की शादी होकर के उसका सरनेम बदल जाता है तो उसका नाम हट गया है, ये उनकी दलील थी। तो कोर्ट ने कहा कि जो मामूली दिक्कतें हैं इनको दूर किया जा सकता है और कोई भी नहीं चाहता, कोर्ट भी नहीं चाहता कि किसी का बेवजह नाम वहां से कटे। इनकी इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सोमवार तक अपनी बात रखने को कहा है कि अपना जवाब विस्तार से रखें। कुछ एक आपत्तियां ऐसी थी जिनको कोर्ट ने कहा कि ये बहुत मामूली बातें हैं जिनको तुरंत एड्रेस किया जा सकता है। तो विस्तार से जब सुनवाई होगी सोमवार को तो कोर्ट देखेगा कि चुनाव आयोग का ममता बनर्जी की जो खास तौर पर दलीलें थी उनको लेकर के क्या कहें। बिल्कुल, सोमवार को ये सुनवाई होगी। बने रहिएगा हमारे साथ। और हमारे साथ दरअसल निखिल प्रसून जी, डॉक्टर निखिल प्रसून जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत निखिल जी। आपके पास आऊं उससे पहले विनोद जी, हमने एक मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल को अपनी दलील कोर्ट में जाकर देते हुए सुना था और उन्होंने खुद अपनी दलील रखी थी। आज ममता बनर्जी भी कोर्ट पहुंची और दर्शकों के लिए बता दें, ममता बनर्जी दरअसल वकील भी हैं, उस हैसियत से भी वो गई थी कोर्ट में। अब जरा बताइए विनोद जी कि जिस तरह से बातें हुई, ममता बनर्जी ने जो बातें रखी और जवाब में मुख्य न्यायाधीश ने जो कुछ कहा, उससे तो बीजेपी का ये आरोप सटीक बैठता है कि भाई ये सब कुछ काला कपड़ा पहन करके ड्रामे वाली बात हुई। क्योंकि क्या कह रहे हैं मुख्य न्यायाधीश? कह रहे हैं भाई आपके बड़े बड़े वकील सिब्बल जी, गोपाल जी रख ही रहे हैं सारी बातें, उनको सारी बातें जब कह रही हैं, ऐसे में ममता बनर्जी को का पेश होना क्या ये बीजेपी के आरोप के हिसाब से सही है कि भाई वो कुछ ना कुछ एक ऐसा अटेंशन जैसे दिल्ली में पहले अरविंद केजरीवाल ने लिया था, ये अटेंशन? लाजी, ये बात जो विकास जी बता रहे थे कि वो 5 मिनट का जो कोर्ट ने उनको टाइम दिया था, उस 5 मिनट की ही उनको जरूरत थी। 5 मिनट में ममता बनर्जी ने अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखा है। उनको कोई बहस नहीं करनी थी। वो सीधे सीधे अगर कोर्ट ने तो उनको ये जब चीजें, जैसे आपने कहा अरविंद केजरीवाल को, तो जो रिप्लाई अरविंद केजरीवाल को मिला था वही चीज सीजेआई ने आज ममता बनर्जी को भी कहा कि भाई टॉप वकील हैं इस देश के, जो आपके सरकार के केस की पैरवी यहाँ कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं, आपकी इसमें कोई भूमिका नहीं है। एक तरह से वो समझे तो, लेकिन ममता बनर्जी को अपना फुटेज लेना था जी। तो ये बात तो बीजेपी और इसकी है, अपना टीएमसी की है, वो दोनों पे आरोप लगा रहे हैं, मुझे उसमें लेना देना नहीं। सिंपल सी बात है कि ये 3 दिन के ममता बनर्जी का, ये बंगाल का, ये ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा का मतलब क्या है?
इस बिल्कुल। 3 दिन में आप ये देखें, मंडे टू आज वेंसडे का, इन 3 दिनों में ममता बनर्जी ने क्या मैसेज दिया है। बंगाल के लोगों में खास करके एक कम्युनिटी को वो मैसेज देती रही है कि उनके लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम ये सारे सेफ गार्ड के लिए हम ये सारी लड़ाइयां लड़ रही है। ठीक जो बात आप अखिलेश यादव का दिखा रहे थे, वही कंसर्न ममता बनर्जी का भी है जी। कि उनको एक कम्युनिटी में दिखाना है कि हम आपकी चिंता करते हैं, हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि 3 दिन के दौरे के बीच में ममता बनर्जी ने जिस तरह से चुनाव आयोग पे इतना हमला बोला है, हर तरह से आप चुनाव आयोग को डिफेम करने की कोशिश की है, तो ये सवाल तो आपको बंगाल में पूछा जाएगा कि भाई फिर उस चुनाव को, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि हम इस एसआईआर हमारा नहीं बात मानी गई तो हम बाइकआउट करेंगे, तो क्या आप ये बाइकआउट करने की हिम्मत रखते हैं? ये सवाल जब आपके सामने में आता है तो सीधी सीधी बात यह है कि आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। तो जैसे बिहार में एसआईआर पे एजेंडा इन्होंने बनाया था राहुल गांधी और महागठबंधन ने, ठीक वैसा ही टीएमसी वहां अपना एजेंडा एसआईआर को बनाया है। ठीक है, उसी तरह का एजेंडा बनाया है। लेकिन ममता बनर्जी जो कुछ भी कर रही हैं उसको, प्रसून जी आप लोग तो एकदम कह रहे हैं कि भाई एकदम काला कॉस्ट्यूम है, पूरा फुल ड्रामा है, हाई जिसको कहते हैं हाई ड्रामा है। ये ड्रामे का आरोप आप लोग लगा रहे हैं, ऐसा तो भाई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी भी कर चुके हैं। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। देखिए, पश्चिम बंगाल की स्थिति बड़ी विस्फोटक है, ये तो सारी दुनिया जानती है। और जिस तरह से जो 11 जिले हैं पश्चिम बंगाल में, उसकी जो सांख्यिकी में डेमोग्राफी में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, और जिसकी वजह से जो घुसपैठिए हैं वो वहां से प्रवेश करके, जो अनुप्रवेशकारी जिसे कहते हैं, वो समूचे देश में फैल गए। तो इस आलोक में यह कहना उचित होगा कि एसआईआर का मुद्दा वैसे तो चुनाव संबंधित है, लेकिन हमारे लिए और भारतवासियों के लिए एसआईआर का मुद्दा कहीं ना कहीं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है जी। तो इसलिए इसका एक दूसरा महत्व भी है, जिसे कि मैं यहाँ रेखांकित करना चाहूंगा। लेकिन जिस तरह से देखा कि जो 400 से ज्यादा किलोमीटर जो क्षेत्र है उसमें जमीन आवंटन से सरकार ने मना कर दिया और बाड़ लगाने और बैरिकेडिंग करने से इनकार कर दिया, सहयोग नहीं किया केंद्र सरकार को। 10-10 चिट्ठियां गई। गृह मंत्री जी ने कई बार इसका उल्लेख भी किया है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जो जमीन पर जिस तरह एसआईआर जिस वक्त स्टार्ट किया गया, उस वक्त जो है लोगों को धमकाना, और जिस तरह से बूथ लेवल ऑफिसर्स जो थे उन पर भी दबाव की रणनीति अपनाई गई, और बीएलएस के माध्यम से एक तरह से पूरे एसआईआर की प्रक्रिया को उनके जो थे उनको एक तरह से विकृत करने का प्रयास किया इन्होंने तृणमूल ने। और आपने देखा कि चुनाव अधिकारी जो थे उन पर भी हमले हुए। ठीक है। और इस तरह से दिल्ली और कलकत्ता के बीच में पूरी तरह से जो सत्ता प्रतिष्ठान पर बैठे लोगों ने जिस तरह अराजकता का परिचय दिया, वो एक तरह से इनकी मानसिकता का परिचायक है, जिस तरह से ये बंगाल में शासन कर रहे हैं। ठीक। और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति महोदया को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उचित व्यवस्था करनी चाहिए। जी, आपके आरोपों पर जवाब देने के लिए आज टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ नहीं पाए, हालांकि जुड़ने वाले थे लेकिन जुड़ नहीं पाए हैं। मैं जरा सौरभ दत्ता के पास चलता हूं। सौरभ दत्ता, जो बात अभी निखिल जी कह रहे हैं, टीएमसी पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है? एसआईआर में वाकई वहां पर जो है पग पग पर बाधा उत्पन्न की जा रही है? लालचंद जी, देखिए, जब से एसआईआर इस राज्य में घोषणा किए गए तब से जाकर कुछ एक स्तर पे तो विरोध हुआ है, ये हम कह नहीं पाएंगे। काफी सारे घटना घटी है, मैं सिर्फ उन सब घटना का एक एक करके उल्लेख करता हूँ। जब पहली बार लिस्ट पब्लिश हुआ, फिर काम चल रहा था, तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का लिस्ट जब आया, फिर हमने क्या देखा कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट के बाद जब सुनवाई का नोटिस जारी शुरू हुआ, तब जाके टीएमसी पूरे जो विरोध का जो मात्रा था वो उन्होंने एकदम तेज कर दिया, तुरंत तेज कर दिया। और हमने देखा फराक्का, चाकुलिया, बासंती, यहाँ पे हियरिंग सेंटर्स में एक के बाद एक तोड़फोड़ की घटना सामने आई। यहाँ तक के सीईओ को माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो थे, जो ईसी आधिकारिक थे, उसमें कुछ बीएलओस भी है, वीडियोस भी है, ईआरओस भी है, जो कह रहे थे कि हमारे जान का खतरा हो रहा है, हम वहां पे काम नहीं कर सकते। तो उसके चलते सीईओ को कहना पड़ा कि वोट में हिंसा होती है, लेकिन वोट
थमती नहीं है। कश्मीर में भी इलेक्शन हुआ है, तो आप सोचिए कि कश्मीर का रेफरेंस लाना पड़ा या बंगाल की जो सिचुएशन है उसके तहत। और इसके साथ साथ और एक जो बात है, उसके बाद हमने देखा कि संदेशखाली का घटना सामने आई। संदेशखाली के घटना के साथ साथ जो कमीशन ने अपने आप में काफी सारे लेवल पर कहा कि असहयोग का जो विषय था वो चुनाव आयोग ने सामने किया कि 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर मांगे गए थे। आज कहा कि इतना माइक्रो ऑब्जर्वर क्यों, तो इसका जवाब चुनाव आयोग देता है कि फाइल तो आपको भेजा था पहले ही, तो बिहार में जैसे 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स आप देते, तो अगर ऐसा देते तो काम और अच्छा होता। और जो ऑफिसर दिए जा रहे हैं, सरकार जो तालिका दे रहे हैं उसमें सरकार ये नहीं बता रहे हैं कि जिस ओहदे के ऑफिसर्स देना चाहिए उस ओहदे के ऑफिसर्स नहीं दिए, सब नॉन परमानेंट स्टाफ थे, तहसीलदार के स्टाफ जो बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं थे। यानी कहने का मतलब बीजेपी जो बातें कह रही है उसमें काफी हद तक सच्चाई तो दिखाई पड़ रही है, जमीनी सच्चाई। आज टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ नहीं पाए, वरना जवाब वो देते। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल सौरभ आपका, निखिल जी आपका भी, और विकास आपका भी, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए इस चर्चा में।